नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है कि आज हम बात करेंगे कंगाल पाकिस्तान की, जो लगातार कर्ज के दलदल में डूबता जा रहा है। जी हां, पाकिस्तान की शाहबाज सरकार ने 20 महीनों में लिए गए कर्ज का डेटा जारी किया, जिसके अनुसार मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच में कर्ज की राशि बढ़कर 12,169 अरब रुपए हो गई। यानी कि पाकिस्तान रोजाना करीब 20 अरब रुपए का कर्ज ले रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को इस तरह से अगर समझा जाए तो रेगुलर एक्सपेंसेस के तौर पर कर्ज की अगर वैल्यू को आप देखेंगे तो ये रिपोर्ट दर्शाती है कि पाकिस्तान रोजाना 20 अरब रुपए का कर्ज एक तरह से ले रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार फरवरी 2024 में पाक सरकार पर कर्ज की राशि 64,810 अरब रुपए थी, जो अक्टूबर 2025 में बढ़कर 76,969 अरब रुपए हो गई। फरवरी 2024 तक बाहरी कर्ज की राशि 22,134 अरब रुपए थी, जो अक्टूबर 2025 तक बढ़कर 23,000 अरब रुपए हो गया। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार फरवरी 2024 तक सरकार पर घरेलू कर्ज 42,675 अरब रुपए था, जो अक्टूबर 2025 तक बढ़कर 53,975 अरब रुपए हो गया। ये समझिए किस तरह से आंकड़ा सिर्फ बढ़ा है। साफ है इससे कि पाकिस्तान लगातार कर्ज के दलदल में डूबता जा रहा है। अब पाकिस्तान में सुरक्षा बलों के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन तक नहीं मिल पा रहा, ऐसी भी तमाम बड़ी रिपोर्ट्स दावा करती है। हालांकि सेना पर बराबर खर्च जरूर किया जा रहा है। मुनीर समेत सेना के सभी अधिकारियों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। कर्ज के दलदल में डूबे पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने बड़ी राहत दी, और एक नहीं बल्कि कई बार बड़ी राहत, बड़े बेल आउट मिले हैं। अब हाल ही में जो बेल आउट मिला, जो बड़ी रियायत और बड़ा कर्ज IMF की तरफ से मिल रहा है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए लगभग $1.2 बिलियन यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी। हालांकि पाकिस्तान के लिए की जा रही है फंडिंग साल 2024 से मिले बेल आउट प्रोग्राम का ही हिस्सा है, ये उसका सेकेंड पार्ट है। अब उसके अनुसार पाकिस्तान को $7 बिलियन दिए जाने हैं। हालांकि इस राशि के लिए IMF ने कई शर्तें जरूर पाकिस्तान पर लगाई हैं, जिसमें कर्मचारियों की संपत्ति की पूरी जानकारी सार्वजनिक करना होगा कि जो पूरी संपत्ति है वो किस रूप में इस्तेमाल की जा रही है, सारी जानकारी सार्वजनिक हो। टैक्स व्यवस्था में इसका इस्तेमाल किया जाए, उसमें उसका सुधार हो। लोकल करेंसी बॉन्ड मार्केट का रिव्यू जैसी तमाम शर्तें इस दौरान इसमें शामिल हैं। इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान में सेना पर बेशुमार खर्चा होता है। पाक हुक्मरानों के विदेश दौरे, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी, इसकी कई बड़ी तस्वीर सामने आती है। कई बड़े अधिकारियों, यहाँ तक कि कई बड़े नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इन सबके बीच में जनता दाने दाने को मोहताज हो जाती है। जनता को 700 रुपए किलो टमाटर लेने पड़ते हैं। जी हाँ, यहाँ पर 4 से 5,000 रुपए के एक सिलेंडर मिलता है। आप समझिए क्या हालात यहाँ पर अब हो गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, पिछले कुछ वक्त में अन्य देशों की भी एक बड़ी सहायता राशि के तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट मिला, चाहे बात CPEC का हो, और हाल ही में पाकिस्तान पर तो अमेरिका की तरफ से ये कहा जाए कि खजाना खोला गया। हालांकि ये बात अलग है, इसमें कोई शक नहीं कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स और जिस तरह से तमाम बड़े ये कहा जाए कि प्रोजेक्ट्स में वर्क करने के तौर पर लिया गया है। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ वक्त से अगर देखा जाए तो चाहे बात IMF की तरफ से, चाहे बात अन्य जो कंट्रीज हैं वो विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट के तौर पर पाकिस्तान को बड़ी राशि देती हैं, तो चारों तरफ से पाकिस्तान पैसा लेता तो है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ होता है? वो करता है सीधे सीधे आतंकियों को बढ़ाने में, लेकिन जनता के हाथ में मिलता है कुछ भी नहीं। अब बड़े सवाल, क्या पाकिस्तान अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाएगा? क्या पाक में बदहाली की असली वजह हुक्मरानों का भ्रष्टाचार है? और साथ ही साथ सवाल ये भी, क्या पाक के खिलाफ IMF या दूसरी संस्थाएं कोई कदम उठाएंगी?
ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, उनसे मैं आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान स्टूडियो में मेरे साथ में इस दौरान चल रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर इस चर्चा में, और तमाम साथी भी मेरे साथ कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। बहुत स्वागत है अनुज माथुर जी आपका इस चर्चा में। और सबसे पहले आपसे मैं यही समझना चाह रही हूँ सर, बड़ी रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में ये तो स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान को पैसे तो मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके हाथ खाली हो। पाकिस्तान को हर बार कभी आईएमएफ के नाम पर, कभी अन्य देशों के तरफ से ये कहा जाए कि सहायता भी दी जाती है, लेकिन उसके बाद में भी क्या होता है, वो सिर्फ एक कर्ज में पूरी तरह से दबा हुआ है। क्या वजह यहाँ पर नजर आ रही है सर? जय हिंद नैना। देखिए, मैं आपको 3 बातें बता देना चाहता हूँ। पाकिस्तान को सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान को क्या है कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर लाने के प्रयास जो है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोग सही प्रकार से नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, जो कंडीशंस आईएमएफ ने लगाई थी, उस कंडीशंस का क्या असर होगा, क्या बात होगी आगे, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन जो कंडीशंस लगाई थी, अगर उनको आप देखना शुरू करें तो पहली कंडीशन जो नई उन्होंने कंडीशन उसमें लगाई है वो करप्शन है। किसी भी देश के लिए करप्शन अगर पहली कंडीशन हो जाती है तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत इनको सोचने की जरूरत है। और उन्होंने न केवल कंडीशन करप्शन की लगाई है, उन्होंने एक डेडलाइन दिया है कि एक प्रॉपर एक्शन प्लान बना करके आप दीजिए, और अक्टूबर 2026 तक 10 उन्होंने डिपार्टमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है, और उन 10 डिपार्टमेंट्स में आप किस प्रकार से करप्शन को कम करेंगे उसको उस प्रयोग में लाइए, और वो आप ला करके आईएमएफ के सामने उसको दिखाइए। दूसरा, मेरे को लगता है कंडीशन, ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं उनके ऊपर उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है, और उन्होंने कहा है कि इसका मई 26 तक इसका कोई रिव्यू करने की जरूरत है, और किस प्रकार से आप इन कंडीशंस को और बेहतर बना सकते हैं, किस प्रकार से आप इस रुपए का सही प्रयोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें बॉन्ड मार्केट है, शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से नेक्सस कहूंगा है। तो उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके बारे में एक प्रॉपर पोजीशन बनाने की जरूरत है, प्रॉपर रेगुलेशन बनाने की जरूरत है। और बहुत सी कंडीशंस हैं, टैकलिंग एफबीआर और तो इन कंडीशंस को मानना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता है। देखिए, ये कंडीशंस क्यों लगाई जाती हैं? क्योंकि आईएमएफ को पता है कि पाकिस्तान में जो कर्ज दिया जा रहा है उसका उपयोग सही प्रकार से नहीं हो रहा है। 6.3 बिलियन फिगर है जिसके बारे में आईएमएफ जानना चाहता है कि वो कहां पर वो पैसा चला गया है। लेकिन अब मैं जो दूसरी बात बता रहा हूं वो ये है, क्योंकि पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस कुछ इस प्रकार के बन रहे हैं कि आईएमएफ के ऊपर दबाव आता है, और वो दबाव कहां से आ रहा है हम सब जानते हैं। और वो उस दबाव के चलते आईएमएफ जो है हर बार आईएमएफ को बेल आउट उनके लिए रिलीज करना पड़ता है। ये बेल आउट नैना, हमको 1 मिनट और समझने की आवश्यकता है। ये बेल आउट वो चीज होती है ये जब आपकी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो जाती है कि आप उसको सस्टेन कर पाने में कहीं ना कहीं परेशान नहीं संभव होते, अब कहीं जाकर के बेल आउट दिया जाता है कि कोई नॉर्मल कर्ज नहीं है। ये बेल आउट तब है जब मालूम है कि अगर ये पैसा नहीं दिया गया पाकिस्तान को तो वहां पर क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो सकती है। और इस प्रकार के 25 बेल आउट पाकिस्तान को मिल चुके हैं। तो इससे ये पता पड़ना चाहिए कि कैसी अर्थव्यवस्था की इसीलिए जो मैं कह रहा था कि पटरी पर नहीं है वो अर्थव्यवस्था की कंडीशन आज पाकिस्तान में क्या है। 45% से ज्यादा, बड़ी हैरान करने वाली है 45%, 45% से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, आप कहीं भी जाकर के उसको चेक कर सकती हैं। तो ये जो बात देखने की है कि इतना लोन, इतने बेल आउट मिलने के बाद भी इतने ज्यादा परसेंटेज जो है वहां के लोगों की पॉवर्टी लाइन के नीचे है। जो रिच हैं वो रिचर होते जा रहे हैं, जो पुअर हैं वो पुअर होते जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को अपनी संपत्ति का पब्लिक खुलासा करने के लिए कहा है। ये आईएमएफ ने कहा है
तो ये एक बहुत मेरे हिसाब से काफी डेरोगेटरी और बहुत टफ कंडीशन लगाई हुई हैं और इनको पाकिस्तान को पूरा करना पड़ेगा। 20 अरब ठीक है सर। कर्ज पर डे, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कंट्री। बिल्कुल, और ये जो पूरा जब ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी थी तो उसमें ये स्पष्ट था कि जिस रूप में यहाँ की अभी स्थिति है, पाकिस्तान सरकार के 20 महीनों में पाकिस्तान पर 12,169 अरब रुपए का अतिरिक्त कर्ज बढ़ा है और इसके अनुसार रोज 20 अरब का उधार एक तरह से पाकिस्तान ले रहा है। मैं चर्चा करूंगी, कुछ और खास मेहमान हैं, जल्दी से आपको उनसे भी मिलवा देती हूँ। टीवी स्क्रीन पर कनेक्टेड हैं, आप देख रहे हैं मेरे साथ में रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी इस दौरान मौजूद हैं। मेरे साथ विदेश मामलों की जानकार शुभदा चौधरी जी इस समय मेरे साथ कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से पत्रकार डॉक्टर रजा काशिफ जंजुआ भी मेरे साथ में इस दौरान कनेक्टेड हैं। रजा काशिफ जंजुआ जी, और आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। रजा काशिफ जंजुआ जी, मैं आपका रुख करते हुए मुझे जरा समझाइए, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है आप उस पर क्वेश्चन करें तो मैं पहले बता दूं कि ये रिपोर्ट दरअसल वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल डेप्थ रिपोर्ट है और खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी जो तमाम आंकड़े जारी किए गए हैं ये उनके आंकड़ों को दर्शाता है। और ये आंकड़े जो दर्शाते हैं, कहानी ये कह रहे हैं कि भाई इस स्थिति में रोज करीब 20 अरब का उधार पाकिस्तान पर लगातार बढ़ता जा रहा है। घरेलू कर्ज में 11,300 अरब रुपए और बाहरी कर्ज में 869 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। 25 बार बेल आउट IMF के। क्या हो रहा है ये? आखिर इतना कर्ज है तो पाकिस्तान की अभी भी स्थिति इस तरह से क्यों नजर आती है? प्रिया, और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा है और यकीनन इससे अंदाजा होता है कि इंडिया में देखें आपको कितनी पाकिस्तान की चिंता है कि पाकिस्तान इस तरह से बेल आउट पे जा रहा है। 24-25 दफा चला गया है। हालांकि देखें इंडिया भी 7 दफा जा चुका है 80s में, 91 तक, 90s में भी उसके भी रहे, लेकिन इंडिया ने 2000 तक अपने मामला क्लियर कर लिए थे, जो बड़ी अच्छी बात है। मतलब मैं तो आपको बधाई दूंगा कि आप लोगों ने सन 2000 में सारे मामला अपने क्लियर किए। हालांकि आप भी गए और पाकिस्तान को यकीनन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसको सीरियस लेना चाहिए कि पाकिस्तान 25 दफा ये ले चुका है और आगे कितने लेगा। हम इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं, वॉर में करते हैं कि हमारे पास ज्यादा अच्छे, हम ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने जहाज गिरा किया, अगर पाकिस्तान से कहा जाता है। तो इस टाइम पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि 25 बेल आउट हमने लिए, इंडिया ने 7 लिए। सन 2000 के बाद इंडिया ने कोई बेल आउट नहीं लिया। अगर हमने जंग में बात करनी है, युद्ध में करनी है, तो हमें फाइनेंशियल्स में भी एक दूसरे के सामने देखना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और मैं इसके जरिए आपका थैंक यू भी कहता हूं कि आपने इसके ऊपर तवज्जो दिलाई। और लेकिन पता है यहाँ पे बातों बातों में रजा काशिफ जी, यहाँ पे बातों बातों में आपने एक मंशा जाहिर कर दी, जो मैं अगला सवाल पूछना चाह रही थी अपने अन्य गेस्ट से कि आखिर इतना जब कर्जा लिया जाता है तो ये पैसा जाता कहाँ है। आपने वो मंशा जाहिर कर दी कि अगर हमें युद्ध लड़ना है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और भारत की अगर आप बात करें तो मैं आपको बता दूं और अपने दर्शकों को भी बता दूं कि भारत को जिस बेल आउट की आप बात कर रहे हैं, आपने कहा 2000 तक भारत ने स्थिति पूरी तरह से क्लियर कट करके अपने आप को स्टैंड, अपने आप को मजबूत किया। रजा काशिफ जी, क्या आपको ये नहीं लगता जब 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और ये कहा जाए कि दोनों ही राज्य एक साथ, दोनों ही देश एक साथ आगे बढ़ रहे थे, आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने अपने आप को स्टैंड किया है, स्टैंड अलोन के साथ में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और अब आपने जो खासतौर से जंग की बात कही, यहीं से मानसिकता स्पष्ट हो जाती है। आप बात करते हैं जंग की, हम बात करते हैं सहेजने की, बढ़ाने की, बनाने की, मेक इन इंडिया की, और ये कहा जाए कि हर रूप में अपने आप को स्टैंड करने की। क्या संजीव मलिक जी मैं गलत हूं? यहीं पर ही जो रजा काशिफ जी ने जो बात कही, यहीं से ही चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आखिर क्यों आज पाकिस्तान की इस तरह से स्थिति है, क्यों रोज 20 अरब डॉलर का एक तरह से कर्जा उस पर बढ़ता चला जा रहा है। हेलो नैना जी, नमस्कार। और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी सर, नमस्ते। देखिए, जो काशिफ साहब बोल रहे थे, अच्छी बात है कि कम से कम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। नैना जी, मैं एक चीज बताऊं, देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कोई एक कदम जरूरी नहीं होता है। आपको विदेशों से या IMF से या जितनी ऐसे मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बनाए इसलिए कि ये उनका एक स्कोप है और वो बेसिकली अब जब पैसा देते हैं देशों को तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए देते हैं। IMF ने पैसा दिया है
भारत ने, जैसे अभी इन्होंने कहा कि 90s के दशक या 80s के दशक में हमने भी पैसे लिए हैं, लेकिन हमने उसको जुडिशियल करा के, उसका कंप्लीटली ऑडिट करा के हम जस्टिफाई करते रहे। और एक वक्त ऐसा आया जब हमने कहा कि ओके नाउ बस अब हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम अपनी पॉलिसीज के तहत अपना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, और जितना जनरेट करते हैं रुपया, उतना जितना आउट गो है हम उसको अपने आप को जुडिशियसली एम्प्लॉय कर पा रहे हैं। अभी बात क्या होती है, देखिए पाकिस्तान हमारी मेहमान है, और मैं मेहमान से ये कहना चाहूंगा कि देखिए क्या होता है, पैसा जब आता है, पैसा की अगर आपकी गवर्नमेंट, आपके लीडर्स अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं तो आपका करप्शन भी कम होगा। और उस पैसे की अकाउंटेबिलिटी, जो कि कहा ना आपने मेंशन किया कि भ्रष्टाचार देखिए यूं तो पूरी वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम है, लेकिन जब ये एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये एक पैरासाइट बन जाता है, लोगों को खाने लगता है। और ये जब बेकाबू हो जाता है, मतलब मैं ये वर्ड पर्टिकुलर यूज कर रहा हूं, जब ये बेकाबू हो जाता है और इस पर कोई लगाम नहीं रहती है, तब देश का टूटना, देश का बर्बाद होना अवश्यंभावी हो जाता है। अब सुनिए मैं ये वर्ड क्यों यूज किया। देखिए कासिफ साहब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आपका देश है। आज जो पैसा पाकिस्तान में जनरेट हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर डिफेंस बजट है, ठीक है हर कंट्री अपना डिफेंस बजट है, आप बढ़ाइए या घटाइए आपकी मर्जी, पाकिस्तान की आर्मी के पास 55 से 60 बिलियन डॉलर के वेलफेयर एनजीओज हैं ना। बिल्कुल सर। इनका अकाउंटेबिलिटी मुझे नहीं लगता कि वहां की गवर्नमेंट के अंदर, सिविल गवर्नमेंट के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो इस अकाउंटेबिलिटी को तय कर सके, क्योंकि यही पैसा वो है जिसके माध्यम से वो साइफन ऑफ करते हैं फंड्स को, और इस फंड को साइफन ऑफ करके टेररिस्ट के लिए हथियार खरीदना, उनके घर वालों को पैसा देना जब उनके टेररिस्ट मरते हैं, इसके साथ साथ उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, मूवमेंट करना, सैटेलाइट फोन दिलाना, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। दूसरी बात ये होती है कि अगर मैं फर्ज कीजिए, मैं आप पे अभी ब्लेम नहीं दे रहा हूं, फर्ज कीजिए कल मुनीर साहब के अंडर में कोई बहुत बड़ा पैसा साइफन ऑफ होता है, फर्ज कीजिए, तो कौन उनको, हु विल बेल द कैट? क्योंकि अभी अगले सेंटेंस सुनिए मैंने मैम, अगला सेंटेंस ये है कि उन्होंने लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी ले ली है, उन पर किसी भी तरह का कोई केस नहीं चल सकता। मैं इससे लिंक कर रहा हूं। तो आपने कुछ भी करने का, इकोनॉमिक को कहीं भी ले जाने का एक तरह से लाइसेंस ले लिया है, और जो भी आप करेंगे, जितना भी पैसा जहां भी लगाएंगे, ठीक है डेटा मैनिपुलेट करके आप दूसरा भी लोन ले सकते हो, लिया भी जाएगा, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए जो लोग उसका मिसयूज करेंगे या कर रहे हैं, तो आप उनको नहीं ठहरा सकते, उनको आपका कोर्ट भी नहीं पकड़ पाएगा। आपका सुप्रीम कोर्ट को भी दो फाड़ कर दिया गया है, उसके ऊपर भी फेडरल कोर्ट बैठा दिया गया, जो कि वहां के मुनीर साहब के लिए काम करेगा। तो किसी भी तरह से जब फंड्स जो इस तरह से यूटिलाइज होते हैं, एक तरह से उनका मिसयूज होता है, तो कोई भी देश की इकोनॉमी उसमें धराशायी होना उसका लाजमी है। जी नाना जी। ठीक है सर, ठीक है, आपने बड़े बड़े तल्लीनता, बड़े विस्तार से चीज़ों को बताया, और मुझे लगता है शायद रजा काशिफ जी भी उस चीज़ को समझ रहे होंगे, लेकिन वो शायद किसी और से भी बातचीत कर रहे थे, तो शायद वो समझ नहीं पाए हों या सुन नहीं पाए हों। मैं दोबारा ज़रूर जाऊं, लेकिन मैं जल्दी से जी, अच्छा रजा काशिफ जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? जी 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 जी, मैं एक चीज़ कह रहा था कि ये वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं कहूं कि इसमें इंडिया पाकिस्तान में कोई मैटर करता है, लेकिन जो चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर, शॉर्ट कमिंग्स हैं, कोई इश्यूज हैं, या इंडिया में जो इश्यूज हैं हमारे, ठीक है बहुत सारी इश्यूज होंगे आपस में, लेकिन जो हमारे अंदर शॉर्ट कमिंग्स हैं वो तो है ना। लेकिन रजा काशिफ जी बात यह है, 75-78 सालों के बाद में भी अगर वही स्थिति है, वही गलतियां बार बार दोहराते हैं, उन गलतियों से सीखते कितने हैं? आपने अपने एक सदस्य को इतनी मजबूत इम्यूनिटी दे दी कि भले कोई भी आरोप लगे, कोई उससे सवाल ही नहीं पूछ सकता, जबकि आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार हमेशा पाकिस्तान की नस नस में बस चुका है, और उसी का खामियाजा आपके एक नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, जो सलाखों के पीछे आरोप उन पे क्या था? भ्रष्टाचार का था। आपके कई प्रधानमंत्रियों पर बड़े आरोप लगे, बड़े सेना के अधिकारियों पर आरोप लगे, इसके बावजूद अगर जो बार बार एक ही गलती दोहराए तो वो गलती नहीं होती, और जो सबक नहीं लेना चाहे तो वो भी कुछ नहीं होता। मैं शुभदा जी का रुक करूं, लेकिन उसके पहले अनुज माथुर जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। रजा काशिफ का भी ऑडियो करना प्लीज। एक बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए क्या होता है कि जब आप पाकिस्तान में 4 बार डायरेक्ट मिलिट्री रूल रह चुका है, उसके अलावा और वहां पर पूरी तरह से मिलिट्री का इसके अंदर इंटरवेंशन रहता है उनकी गवर्नेंस में,
उससे क्या होता है कि जो मिलिट्री का जो एक्सपेंडिचर का प्रोसेसर, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं एक बैक सीट, थोड़ा सा लोअर प्रायोरिटी में आ जाता है, और उनका जो अपना मिलिट्री की रिक्वायरमेंट है वो। दूसरी बात, आप देखेंगे पाकिस्तान आर्मी के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड जनरल्स हैं, उनके आप एसेट्स देख लें, उनके एसेट्स को काउंट कर लें, चाहे वो अपने देश में हो चाहे बाहर के देश में हो। इस जबरदस्त लेवल पे करप्शन पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री ब्रास का है कि उसको वो करप्शन कहीं ना कहीं आईएमएफ देख रहा है, और उसी के लिए वो बार बार पहला जो कंडीशन होती है उनकी वही होती है कि कैसे आप करप्शन को समाप्त करेंगे और कैसे इस बात का यकीन करेंगे कि जो पैसा जिस काम के लिए दिया जाता है उसी मद में उस पैसे को खर्च किया जाए। दे वांट ए प्रॉपर एक्शन प्लान बाय बिल्कुल। May 26। देखिए, तो ये मेरा ये मानना है कि आपको गवर्नेंस के लिए जो स्पेशल जो जिस प्रकार के लोग चाहिए वही गवर्नेंस करें। ये पाकिस्तान को खुद समझना पड़ेगा कि इतना जबरदस्त मिलिट्री इंटरवेंशन देश के हित में नहीं होता।